आज हम आपको इतिहास बताने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच जो आखिरी युद्ध हुआ था और उसके बाद कैसे क्षत्रियों का इतिहास जो था उसको मिटाया गया। तो भाइयों, पहला युद्ध जो था वो पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए थे। उस वक्त उनके आसपास की जितनी भी रियासतें थी उन्होंने उनका साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान जी ने गौरी को बुरी तरह से हराया था। लेकिन 1192 ईस्वी में फिर गौरी ने चढ़ाई की। अब ये युद्ध हुआ तराइन में, जो करनाल के पास है। तो भाइयों, इस युद्ध में जो गौरी के साथ थे वो बहुत सारी राजपूत रियासतें भी थी, जिसमें एक जम्मू की रियासत भी थी। उन्होंने उनका साथ दिया था क्योंकि जम्मू वालों को ये था कि सियालकोट में उनको एक बाहर के जो आक्रांतकारी वो उनकी रियासत पर हमला करते थे, तो उसके लिए गौरी ने उनकी मदद की थी, इसीलिए जम्मू वालों ने उनका साथ दिया। ऐसे बहुत सारी रियासतें थी जिसकी मदद से गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान पर चढ़ाई कर दी। तो भाइयों, बहुत बार गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया, लेकिन इस बार जो संघर्ष होना था उसके बाद भारत का इतिहास ही बदल गया। तो भाइयों, राजपूतों की सेना फिर से तैयार हो गई। आसपास की बहुत सारी रियासतें थी, दिल्ली में जो थे वो पृथ्वीराज चौहान, ऐसे ही वहाँ पर एक कालानौर रियासत थी और जिसकी सीमाएँ आज के लाहौर से लगती थी। ये रियासत गुरदासपुर ज़िले की आज तहसील है कालानौर, जहाँ पर अकबर ने अपनी ताजपोशी भी की थी। लेकिन ये बहुत पुरानी रियासत रही है, महाभारत काल से इसका संबंध है। पांडव वंशजों की ये रियासत थी। पीछे नगरकोट यानी कि आज के कांगड़ा के साथ लगती थी और अपर साइड जो गुरदासपुर से लगता है बॉर्डर, जो नारोवाल और लगता है उसके साथ ही लाहौर, वहाँ तक इसकी सीमाएं जाती थी। तो भाइयों, उस वक्त वहाँ के जो राजा थे उनका ही इतिहास हम आपको सबसे ज़्यादा बताने जा रहे हैं। तो भाइयों, उस वक्त उस रियासत के जो राजा थे, राजा साहब सिन्हा, तो राजा साहब सिन्हा के बेटे का नाम था राजा नील सिन्हा। तो भाइयों, ये बहुत ही बहादुर राजा थे और पृथ्वीराज चौहान के साथ पहले युद्ध में इन्होंने उनका साथ दिया था और पृथ्वीराज चौहान के लिए बहुत ही ज़्यादा बलिदान दिया था कालानौर रियासत ने और बुरी तरह से गौरी को हराया। लेकिन जैसे ही दूसरा युद्ध हुआ तो कालानौर से भी एक बड़ा जत्था पृथ्वीराज चौहान के लिए युद्ध करने गया था, लेकिन रात में उन्होंने हमला कर दिया। और राजपूतों की एक खासियत होती थी कि राजपूत क्या करते थे कि अपने दुश्मन को माफ़ कर दिया करते थे, जो आज तक हम करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और यही हमें नहीं करनी चाहिए। जो भी हमारा शत्रु है उसको मार देना चाहिए। जैसे ही तराइन का युद्ध शुरू हुआ तो गौरी की सेना ने रात को वहां पर हमला कर दिया। जैसे ही हमला किया, गौरी की तरफ से भी बहुत सारे राजपूत लड़ रहे थे और जहां से भी बहुत सारे राजपूत लड़ रहे थे। तो भाइयों, पृथ्वीराज चौहान जी इस युद्ध को धोखे से हार जाते हैं और उनको बंदी बना लिया जाता है। और आसपास की जितनी भी राजपूत रियासतों ने उनका साथ दिया था, उनको जो गौरी था वो जान तो उनको बोलता था कि इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो मार देता था। ऐसे हुआ जराल राजा के साथ, जो उस वक्त कालानौर के राजा थे। तो भाइयों, कालानौर के जो राजा थे उस वक्त राजा साहब सिन्हा। तो भाइयों, गौरी ने उसको दिल्ली में बुलाया और उसको उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाकर धोखे से उसने उसको इस्लाम कबूल करवा दिया और उसका नाम रखा राजा शेर अफगान खां। और जो दूसरा था राजा नील सिंह, जो उसका बेटा था, उसका नाम रखा राजा नूरदीन जराब। भाइयों, जब राजा और बेटे को धोखे से करवा दिया तो जब वो वापस गए कि शायद रियासत वापस मिल जाए, लेकिन गौरी ने जहाँ पर भी धोखा दिया और कालानौर रियासत को वापस नहीं किया। उसके बाद क्या था, वो अपनी जितनी भी बाकी राजपूत सेना जो थी, अपनी बरादरी थी, उनको लेकर उन्होंने चढ़ाई कर दी पीर पंजाल में। तो भाइयों, पीर पंजाल वही जगह है जो हमारे इतिहास बताता है कि पंचल नाम की एक स्टेट हुआ करती थी, एक देश हुआ करता था। जैसे कि आपको पता है कि जो पांडव थे उनकी शादी भी पंचल की रानी से ही हुई थी, पंचल देश की रानी से। कुछ लोग इसको बताते हैं कि यूपी वाली साइड है और कुछ लोग यहाँ ही रजौरी और उसके साथ पीओके जो पोतोहार वाला इलाका लगता है वहाँ पर बताते हैं कि जहाँ पर पंचल देश है, और उसी के नाम पर आज भी पीर पंचाल वहाँ पर है। पंचाल से पंजाल बना और पीर जहाँ पर ज़्यादा फ़कीर बहुत ज़्यादा उनका प्रभाव था, तो इसी वजह से इसका पूरा नाम पीर पंचाल है। तो वहाँ पर उन्होंने जाने का निर्णय कर दिया
वो पहाड़ों की तरफ चले गए अपने मैदानी इलाका छोड़कर। और वहाँ पर उस वक्त राजौरी में राजा अमनापाल का राज था। राजा अमनापाल के वंशज आज दूसरे धर्म में चले गए हैं वो भी, और पियोके में रहते हैं। कोटली में मंगराल राजपूत उनके ही वंशज हैं। तो भाइयों, राजा अमनापाल का वहाँ राज था। तो राजा को एक वहाँ पर फ़कीर मिला जहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे। वो अपने 7,000 जरालों की सेना लेकर आए थे। उस फ़कीर का नाम था आलिफ शाह। आलिफ शाह ने उनको बोला कि तू अपना घोड़ा घुमा और जहाँ तेरे को अच्छा लगे वहाँ पर तू अपनी राजधानी बना लेना। तो भाइयों, उन्होंने अपना घोड़ा घुमाया और वो चलते गए। सबसे पहले वो गए बड़ी ये कुंडी जो आज राजौरी में जगह है, उसके आगे नौकुथली, उसके आगे कंथोल, और वहाँ से होते हुए वो लास्ट में रुके बरमंडल, जहाँ पर गर्म पानी का पुल भी बहता है। उसको आज टाठा पानी कहते हैं। तो भाइयों, वहाँ पर ही उन्होंने अपने घोड़े को विश्राम करवाया। अब क्या करना था, पृथ्वीराज चौहान जी का साथ दिया था, हार गए धोखे से, राजपूतों ने भी धोखा किया था, और फिर वहाँ से निकल कर आगे पहाड़ों की तरफ। अब राज तो करना ही था, खून जो पांडवों का बह रहा था। तो उन्होंने वहाँ पर ही अपना स्टे करने का निर्णय लिया। और उनके साथ जो सेना आई थी वो सभी मुस्लिम राजपूत नहीं थे, वो आधे से ज़्यादा क्षत्रिय ही थे। उन्होंने पूरे दिन वहाँ पर स्टे किया और अगले ही दिन वहाँ पर हमले करने का निर्णय बना लिया। तो जैसे ही अगले दिन शाम ढली, वैसे ही राजा और उनकी 1000 जरालों की सेना ने बुरी तरह से राजा अमनापाल और उनकी सेना पर हमला कर दिया। राजा अमनापाल तब लड़ने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने जितनी भी सेना थी राजौरी में उन सबको काट डाला और राजा अमनापाल और उनके बच्चों को जिंदा छोड़ दिया। राजा अमनापाल और जो उनके साथी बचे थे उन्होंने वहाँ पर ही सरेंडर कर दिया और उन्होंने वहाँ पर उनको अपना नया राजा घोषित कर दिया, जिनका नाम था राजा साहब सिन्हा के बेटे राजा नील सिन्हा, और दूसरा उनका जो इस्लामी नाम बना था राजा नूरदीन। वो अपने नाम के साथ राजा साहब सिन्हा ही बोला करते थे। वो वहाँ के पहले बादशाह जहाँ राजा बन गए। तो आगे तक जितने भी वहाँ के राजा रहे वो अपने नाम के साथ सिन्हा जरूर टाइटल यूज करते थे। ये सिन्हा जहाँ इसको कह लो कि सिम्हा, सिम्हा का मतलब होता है सिंह, जो शेर होता है। कालानौर के एक राजा ने शेर मारा था तो इनको सिम्हा टाइटल मिला था, जो आखिर तक ये इस्तेमाल करते रहे हैं जब तक अकबर ने इनको मिर्ज़ा टाइटल नहीं दिया था। मिर्ज़ा टाइटल तब दिया था जब मुग़लों ने कश्मीर पे फतेह की थी। पहली बार उनकी लड़ाई राजौरी और कश्मीर के राजा के साथ हुई, वहाँ पर मुग़लों को शिकस्त मिली। बाद में उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया और कश्मीर पर कब्जा किया, तब उन्होंने इनको भी मिर्ज़ा टाइटल मिला था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मानजनक नाम था। उसके बाद ही इन्होंने सिन्हा नाम छोड़ा था। तो भाइयों, कहा जाता है कि जहांगीर के टाइम तक इनकी जो शादियां होती थी वो क्षत्रिय धर्म के राजपूतों के साथ ही होती थी, जो कि इतिहास में भी पढ़ाया जाता है और बहुत सारी बुकों में भी ये बोला गया है। और इनकी सेना में और जितने भी बड़े बड़े औहदेदार होते थे वो जहाँ के लोकल ठाकुर होते थे, जो आज भी राजौरी में बड़ी वादी में है। और जराल जो थे वो ज़्यादातर दूसरे देश में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बड़ी जंग हुई थी। जब दो देश बन गए तो एक पियोके वाला इलाका कब्जा हो गया, और जो राजौरी वाला इलाका था वहाँ पर जरालों ने अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ पर अपना झंडा गाड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जब महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ हाथ मिलाया तो इंडियन आर्मी आई और उस राजौरी को फिर से वापस लिया, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजौरी में कोई भी आकर। और उसके बाद क्या था, फिर दूसरे देश में जाना ही था, क्योंकि जहाँ रहते तो मारे जाते। आज भी राजौरी शहर की ज़्यादातर तहसीलों में इनकी वादी मिलती है, और इसके अलावा रियासी ज़िले में भी 2 जागीरें रही हैं, एक पूनी बारक और एक महोर। वहाँ पर दोनों धर्म के राजपूत उस दोनों तहसीलों में मिलते हैं। इसके अलावा डोडा में भी हैं। और जो जब जहांगीर ने एक फरमान निकाला कि उनकी शादी दूसरे धर्म के राजपूतों के साथ नहीं होगी, तो बहुत सारे गांव के लोगों ने वहां पर पलायन किया था, क्योंकि जो वहां के राजा थे वे बहुत ही धर्मनिरपेक्ष थे। तभी तो राजौरी में आज भी परसेंटेज के हिसाब से बराबर आबादी है दोनों धर्म की, नहीं तो वहाँ पर भी दूसरे कश्मीर जैसा हालात हो सकते थे। बहुत सारे गाँव के लोगों ने वहाँ से पलायन किया और वो आज के पंजाब के होशियारपुर, ऊना और कांगड़ा में बैठे हुए। जो होशियारपुर के मकेरियां इलाके के थे उन्होंने जहांगीर के खिलाफ युद्ध भी लड़ा था।